नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो एक दिलचस्प मोड़ में पहुंचता जा रहा है। 2 चरणों में जो पोलिंग है वो हो चुकी है। अब तीसरे चरण का इंतजार है, जो कि दशहरे के बाद एक बार फिर से जो है पोलिंग का काम वहां पर शुरू होगा। 28 तारीख को तीसरे चरण का मतदान है। लेकिन बड़े सवाल बिहार में खड़े हो रहे हैं, और जो बड़ा सवाल खड़ा हो रहे हैं उनमें एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या बिहार के चुनाव में मुद्दों को एक तरह से कहें तो हवाई मुद्दे वहां पे खड़े करने की कोशिश हो रही है। ऐसे मुद्दे खड़े करने की कोशिश हो रही है जिनका बिहार की जनता से, बिहार के लोगों से और बिहार से दरअसल कोई भी सीधा सरोकार नहीं है। ये हवाई मुद्दे क्या हैं और क्यों ये हवाई मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस पर बात करें, इस बड़े मुद्दे पर आए, चुनावी जो हेडलाइंस हैं आज की, उन पर नजर डाल लेते हैं। अमित शाह ने कहा नीतीश कुमार जनता को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं नई बयानबाजी। कहा लालू नीतीश ने मिलकर किया बिहार को बर्बाद। भाजपा नेता सुशील मोदी ने साधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना। कहा नीतीश कुमार के शासनकाल में कहां गायब हो रहा है गरीबों का सस्ता अनाज। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद ने महादलित नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जितन राम मांझी पर किया हमला। कहा बिहार के मतदाताओं पर मांझी का कोई खास असर नहीं। भाजपा सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने गोपालगंज में कहा सुशासन बाबू की सरकार में स्कूल से ज्यादा शराब की दुकानें। ये तो आज की चुनावी हेडलाइंस थी। और अब आज के बड़े मुद्दे की बात। हाल के दिनों में देश के भीतर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे समाज के विभिन्न वर्गों के आपसी प्रेम, सद्भाव, भाईचारे पर सीधा हमला किया गया। पर इन घटनाओं का, इस तरीके से व्यवहार का, ऐसे विचारों का भारतीय लोकतंत्र में दरअसल देखें तो कोई जगह नहीं है। इस बाबत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और आज अरुण जेटली ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। वित्त मंत्री ने अफसोस जताया कि ऐसे तत्वों से निपटने के लिए, उनकी साजिश को नाकाम करने के लिए जिस तरह से सभी राजनीतिक दलों को आगे बढ़कर इसकी निंदा करनी चाहिए, ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए, वो इसमें अपना राजनीतिक स्वार्थ देख रहे हैं। अरुण जेटली ने साफ किया कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी सभी घटनाओं की पुरजोर निंदा करती है और उनका दूर से इन तत्वों के साथ कोई रिश्ता नहीं है। हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी पार्टी के सभी नेताओं को इस बाबत सचेत किया था और कहा था कि इस तरह की बयानबाजी और व्यवहार को न तो सरकार और न ही पार्टी बर्दाश्त करेगी। सवाल ये उठता है कि बिहार चुनाव में क्या इन मुद्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश हो रही है, और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या ये जायज़ है। सवाल ये भी उठता है कि एक तरफ सांप्रदायिक सद्भाव, सहिष्णुता बनाए रखने की वकालत करने वाले खुद कुछ आपत्तिजनक बयानों और घटनाओं का चुनावी इस्तेमाल अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कर रहे हैं। क्या इससे बिहार का विकास होगा, बिहार का भला होगा? इससे इन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जगदीश उपासने जी और हेमंत बिश्नोई जी, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। जगदीश बिश्नोई जी, हेमंत बिश्नोई जी और जगदीश उपासने जी, माफ कीजिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम अपने दोनों मेहमानों से बात करें, पहले देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने दरअसल जब इस तरह की रिपोर्ट्स आई थी, उस तरह के बयान आए थे, तो प्रधानमंत्री ने क्या प्रतिक्रिया जताई थी। मैं देशवासियों को कहता हूं, इन राजनेताओं की बयानबाजियों पर ध्यान मत दीजिए। खुद नरेंद्र मोदी कहता है अगर, उसके भी बात मत सुनिए। हम सभी देशवासी, 125 करोड़ देशवासी, भारत सबसे बड़ा मुखिया राष्ट्रपति जी ने जो कहा है, उससे बड़ी कोई दिशा नहीं हो सकती, उससे बड़ी कोई प्रेरणा नहीं हो सकती। मैं देशवासियों से यही कहूंगा कि राजनीति का स्वार्थ सीधा करने के तरीके बंद होने चाहिए। राष्ट्रपति महोदय ने हमें रास्ता दिखाया है, हम सब ने मिलकर के उस रास्ते पर चलना होगा, और तभी जाकर के विश्व जो हिंदुस्तान से अपेक्षाएं कर रहा है, उन अपेक्षाओं को हम पूरा कर पाएंगे। तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस तरह के बयानों को नजरअंदाज करना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी इस तरह के बयान जो है वो मुद्दे बन जाते हैं। क्यों? इसी मसले पर वित्त मंत्री ने आज क्या कहा, इसको भी सुन लेते हैं।
हमारे साथ इस वक्त हैं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली जी। अरुण जी, हाल के दिनों में कई घटनाएं हुई हैं, कोई स्याही फेंक देता है, कोई गजल प्रोग्राम का विरोध करता है, कई तरह के घटनाएं निंदनीय हैं। आज वो स्थिति है कि पूरे विश्व में भारत का कद बढ़ रहा है और इसलिए इन प्रकार की घटनाओं से देश का नाम खराब होता है। इतने बड़े देश में आप किसी भी विषय पे दो मत हो सकते हैं, लेकिन उस मत का जो प्रगटीकरण होगा वो प्रगटीकरण जो लोकतंत्र की सीमाएं हैं और उसके दायरे हैं उसके तहत होगा। इस तरह की घटनाएं करना, इससे कोई लाभ नहीं मिलता। और दूसरा, जब इसको बहुत ज्यादा प्रचार मीडिया में मिलता है तो लोगों को प्रोत्साहन मिलता है कि प्रचार के लिए ऐसी घटनाएं कर दी जाए। कुछ वर्ष पहले जूता फेंकना, आज शाही डाल देना, मतलब ये बहुत हल्के किस्म के प्रोटेस्ट हैं। और मैं मीडिया के मित्रों से भी कहूंगा कि इसका थोड़ा प्रचार कम करें। जो लोग ये घटनाएं कर रहे हैं वो आत्मनिरीक्षण करें कि लोकतंत्र को और देश के नाम को इससे अच्छा देश के लिए नहीं है। और राजनीति की मुख्य धारा में जो लोग हैं उन सबको इसकी निंदा करनी चाहिए। आपके विरोधी कहते हैं कि शीर्ष स्तर से सरकार को कदम उठाने की जरूरत है, क्या आप कदम? ये लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है और कोई कानून को तोड़ता है तो इस देश के राज्य उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और करनी चाहिए। आपके सहयोगी भी इस तरह की घटनाओं में ये दस्तूर सब पे लागू है, चाहे कोई साथी हो चाहे कोई विरोधी हो। ये राजनीतिक आचरण का एक सवाल है लोकतंत्र में। धन्यवाद। तो ये थे अरुण जेटली, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये एक राजनीतिक आचरण का सवाल है और लोकतंत्र में हिंसा और तोड़फोड़ का विरोध होना चाहिए। कैमरा पर्सन जयशुपुरी के साथ सुधाकर दास, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि ऐसे बयानों को जनता को नकार देना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। दूसरी तरफ वित्त मंत्री कहते हैं कि ये बयान, ये जो चीज़ें हो रही है निंदनीय है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मुद्दे उछलते हैं। जगदीश जी, सवाल बड़ा ये है कि प्रधानमंत्री के बयान, वित्त मंत्री के इस तरह से घटना के बाद भी लगातार बिहार में ये मुद्दे उठ रहे हैं और जो मुद्दे उठ रहे हैं वो लगातार आरोप लगाते हैं कि दरअसल भाजपा इन मुद्दों को बनाने की कोशिश कर रही है, इसलिए ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, चुनाव है और जो विकास का मुद्दा भाजपा ने और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने रखा, बिहार के चुनाव अभियान की शुरुआत में ही रखा। इतना बड़ा पैकेज 1,60,65,000 करोड़ का पैकेज बिहार को दिया, तो ये एक बड़ा कदम था। और बिहार में लोगों को चाहिए क्या इस समय? लोगों को बिहार में सचमुच डेवलपमेंट चाहिए। बिहार की अगर आप हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का हाल देखें तो ऐसा लगता है कि बिहार में एनडीए की जो सरकार, जिसमें बीजेपी और नीतीश बाबू भी थे, उस सरकार के दौर में ही काम शुरू हुए, उससे पहले काम ही नहीं शुरू हुए। तो बिहार में विकास एक बड़ी आकांक्षा है लोगों की, और जैसे ही प्रधानमंत्री ने ये मुद्दा छेड़ा तो उसकी कोई काट नज़र नहीं आई। अब नीतीश कुमार उसका क्रेडिट नहीं ले सकते, क्योंकि उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ के 2 साल लगभग हो गए, बीजेपी को नाता तोड़ लिया और वो अलग हो गए, लालू के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। तो विकास की काट करने के लिए आरक्षण जैसा मुद्दा उठाया, फिर जात पात ने सब मुद्दे जब देखा कि ये फेल हो रहे हैं, तो ये जो घटनाएं देश में इधर उधर छिटपुट घटनाएं हुई हैं, जिनमें से कई क्रिया की प्रतिक्रिया है। तो ये जो प्रधानमंत्री ने, वित्त मंत्री ने आज कहा है, गृह मंत्री ने कहा है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने राज्यों को एक स्पेशल एडवाइजरी जारी की है इसके लिए कि ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करे, वो दोषियों को पकड़े, आरोपियों को पकड़े और उनको दंडित करने का काम करे। इसके बाद भी अगर आप करते हैं और एक झूठ को 100 बार बोलने से वो सच हो जाता है। ये गोएबल्स, जो जर्मन हिटलर का जो साथी था, उसका नियम वो चलाना चाहते हैं। दिक्कत ये है कि बिहार में ये मुद्दे रिलेवेंट नहीं है, जैसा कि आपने शुरू में कहा मुद्दे ऐसा लग रहा है, हेमंत जी, ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि जनता ट्रैप हो रही है इन मुद्दों में, क्योंकि अब बड़ी बात यह भी है कि बिहार में इससे पहले जाति का कार्ड खेल दिया जाता था, बाकी चीज़ों का कार्ड खेल करके जो है विकास की बात जो है पीछे ढकेल दी जाती थी। एक बार फिर, हालांकि जगदीश जी जो कह रहे हैं कि भाजपा बार बार कह रही है, पर सवाल है कि भाजपा के विरोधी कह रहे हैं कि भाई आपके सहयोगी ये कर रहे हैं, आप उन पर लगाम नहीं लगा, इसलिए हमें ये मुद्दे उठाने पड़ते हैं। जहाँ तक मुद्दों का सवाल है, मुद्दे तो जंगल राज का मुद्दा वहाँ पर एक है जिसे लोगों ने अनुभव किया और उसको पिछले चुनाव में रिजेक्ट किया जी। अब उस सारे के बाद जिस समय मैंने टीवी चैनल्स पर
लोगों के इंटरव्यू देखे तो ज़्यादातर लोग विकास की मांग कर रहे हैं, विकास के मुद्दे पे ही चर्चा करना चाहते हैं। सड़कें नहीं हैं आने जाने के लिए, स्कूल नहीं हैं, चिकित्सालय नहीं है जहाँ पर उनका इलाज हो सके। ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा वहाँ पर इन्हीं विकास के मुद्दों की चर्चा है। लेकिन मुझे लगता है कि नेता लोग इस बात को ना समझ के मुद्दों को भटकाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब ये मुद्दों को भटकाने का प्रयास कितना सफल होगा ये तो चुनाव के कौन परिणाम ही भटका रहे हैं? बताएं। बड़ा सवाल तो यही जनता के सामने, कौन भटका? क्योंकि विपक्ष कहता है कि भाई भाजपा को आरोप लगाता है कि आपके सहयोगी कर रहे हैं, भाजपा कहती है कि भाई वित्त मंत्री कहते हैं कि नहीं करो, ये हमारा मुद्दा नहीं है और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन विपक्ष उधर कहता है कि भाई आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हो। तो कौन इसको डिरेल करने की कोशिश कर रहा है? मुझे विकास लगता के है कि मुद्दे को? इसमें जो कवरेज लेने का मामला है, अपनी शक्ल दिखाने का मामला है, अपनी बात को आगे रखने का मामला है। यदि आप विकास की बात करेंगे तो शायद आपका नाम आए या ना आए, लेकिन यदि आप कोई उद्दंडता करते हैं तो एकदम आप टीवी चैनल तो पर आप जरूर छा जाएंगे। जगदीश जी, बहुत महत्वपूर्ण बात जो हेमंत जी ने कहा, क्योंकि अभी वित्त मंत्री को सुन रहे तो उन्होंने भी कहा, मीडिया वालों से उन्होंने कहा कि भाई अपील करी, पर क्या आपको लगता है कि इसमें हम दूसरों पर उंगली उछाले, नेताओं पर, उसमें कहीं ना कहीं मीडिया की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है? एक ऐसा नेता शायद जिसका बयान अखबारों में शायद चौथे पांचवें पेज पर 2 लाइन में सिमट पर रह जाए, हम उसको देखते हैं टेलीविजन चैनल अगर पूरे दिन भर दिखाते हैं, वो तो रातों रात हीरो बन जाता है। देखिए, मीडिया में खासतौर पे मुख्य धारा का मीडिया, जिसमें एक बड़ा तबका ऐसा हो गया है कि जो हाफ ट्रूथ्स दिखा रहा है। ऐसी घटनाएं देश में अगर मान लीजिए दादरी होती है तो कर्नाटक में एक गायों को बचाने वाले कार्यकर्ता को मार दिया जाता है, वो सोशल वर्कर है, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं, तो आप उसको रिपोर्ट नहीं करते, और स्याही फेंकी जाती है, उसको आप रिपोर्ट करते हैं, लेकिन जिस पर स्याही फेंकी गई उसने क्या किया, उससे पहले कोई एक बीफ पार्टी आयोजित की, उसको आप रिपोर्ट नहीं करते। इसलिए जब आप एक एक्शन को ज़्यादा रिपोर्ट करते हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि मीडिया पे लोग बहुत भरोसा करते हैं जी। और ये जो आधा सच परोसने की, और ये शायद टीआरपी का मामला नहीं है, ये एजेंडा ड्रिवन जर्नलिज्म, चूंकि मैं पत्रकार हूं और देख रहा हूं कि इस मीडिया का एक तबका खास तौर पे इसको करना चाहता है, और ये तभी से शुरू हुआ है जब से ये सरकार आई है। उसका जो भी रीजन, विरोध हो सकता है, विरोध करने के 50 तरीके हो सकते हैं, लेकिन मीडिया को राजनीतिक विरोध का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। आप कह रहे हैं कि बन रहा है, वो बन रहा है। हेमंत जी, आप सहमत हैं? क्योंकि आप एक बड़े दैनिक अखबार में रहे, आपको लगता है कि मीडिया एजेंडा कई बार सेट करता है और वही इस वक्त शायद हो रहा है? नहीं, सही बात है। मीडिया में जो बहस चल रही है वो एक सभ्यता के तकाजे से आमतौर पर बाहर निकल जाती है। सभ्यता ये है कि मैं आपकी बात सुनूं, आप मेरी बात सुने, और उस विचार विमर्श के बाद जनता अपना फैसला करे। लेकिन आप कुछ बोल रहे हैं तो मैं आपको ना बोलने दूं, और मैं बोल रहा हूं तो आप मुझे बोलने ना दें। इस तरह की बहस को बहुत सारे चैनल्स में प्रोत्साहित किया जाता है। मैं एक चैनल में गया तो मुझे पहले वो बता रहे थे जरा धमाकेदार बोलिएगा। अच्छा कि एक और चैनल का मैंने देखा था, वो उत्तर प्रदेश के 2 नेता मतलब गाली गलौज कर रहे थे, और उस पर उसके जो प्रोड्यूसर थे वो बड़े प्रसन्न हो रहे थे, देखो कितना हॉट डिस्कशन हो रहा। जी जी, ये सभ्यता के मुझे लगता है कि तकाजे से बाहर है, और इसी कारणों से अब चुनाव सभाएं मैंने देखी हैं, चुनाव सभाओं में लोग 20-25 मिनट से लेकर 50 मिनट तक भाषण देते हैं, लेकिन पब्लिक को बांधने के लिए अपनी तर्कशील बातें भी कहते हैं, और साथ साथ बीच में मनोरंजन करने के लिए कुछ मजाक भी उसमें करते हैं। लेकिन मजाक में कही हुई बातों को या दूसरे विरोधी लोगों पर की हुई कुछ टिप्पणियों को लोग इतना ज्यादा उभारते हैं कि केवल उनमें से वही ले ली जाती है। केवल हाँ, टिप्पणियों हाँ, को हाँ, जो नेगेटिव टिप्पणियां हैं उन्हीं को लेकर सुबह से शाम तक चलाते हैं। उससे लोग प्रोत्साहित हो रहे हैं, खासतौर पे जो पर ठीक है, मीडिया का, चलिए मान लिया कि मीडिया अपना रोल ठीक से नहीं निभा रहा है, जो कि क्योंकि बिहार के विकास की अगर स्टोरी, बिहार में किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, बिहार की जरूरत क्या, अगर वो स्टोरेज प्रोजेक्ट हो तो भी शायद ज्यादा अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पर सवाल है कि राजनेता क्या कर रहे हैं जगदीश जी, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी भी है। बिहार आज जिस स्थिति में है, इसलिए जो है बिहार के डेवलपमेंट के एजेंडे पर बहस हो, ये स्थिति अगर मीडिया नहीं निभा पा रहा तो राजनेताओं की। ये बड़ी माने अफसोसनाक बात है कि बिहार के चुनाव में जो रियल इश्यूज हैं, मूल मुद्दे हैं, उनको साइड ट्रैक कर रहे हैं। महागठबंधन एक बड़ा गठबंधन है माने, और बिहार की पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल हैं उसमें, कांग्रेस को छोड़कर सारे, और
नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री हैं, 10 साल से मुख्यमंत्री हैं, और उनके जैसे नेता भी अगर ऐसे मुद्दों का जिनका उनके प्रदेश की जनता के भविष्य से या वर्तमान से कोई संबंध नहीं है वो बार बार उछालते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि वो विकास का एजेंडा पकड़ने वाले नहीं है। अगर गलती से वो आ गए तो वो विकास का एजेंडा नहीं पकड़ेंगे, वो यही सब करेंगे। और ये बिहार का दुर्भाग्य होगा। मुझे लगता है कि बिहार के चुनाव में और इन मुद्दों का कोई असर वहां तो नहीं पड़ना चाहिए। इन मुद्दों का वहां क्या मतलब है? बिहार में तो इस तरह की कोई चीज नहीं होती, और कोई इक्की दुक्की सांप्रदायिक घटनाएं होती है तो वो पहले दबा दी जाती, पहले दबाई है, सरकार ने एक्शन लिए हैं। बल्कि भागलपुर दंगे के आरोपियों को सजा देने में एनडीए की जो सरकार थी उसी ने पहल की है और पीड़ितों को मुआवजा दिया हुआ है। तो वहां जो इशू आपने एक और वैलिड पॉइंट, मैं इस पर आता हूं कि भागलपुर दंगे का मामला आया, यह बिहार से जुड़ा मुद्दा है। उसमें साफ तौर पर उस की जो सत्ताधारी पार्टी थी कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाई गई कि भाई कांग्रेस की इसमें भूमिका रही, कांग्रेस के कुछ नेताओं की भूमिका रही। पर हम देखते हैं बिहार चुनाव में भागलपुर के दंगे जो बिहार का हिस्सा है वो मुद्दे नहीं बनते, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं दंगे होते हैं तो वो मुद्दे बन जाते हैं, और बिहार के नेता भी उसी पर टिप्पणी करते हैं, और उस पर प्रधानमंत्री अगर जवाब देते हैं तो भी प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश होती है। तो ये क्या है? ये बड़ी, इसको विडंबना नहीं, ये राजनीतिक चालबाजी है। और जैसे इसका असर भागलपुर में जब प्रधानमंत्री की इससे पहले जो सभाएं हुई हैं उसमें जब उन्होंने कहा, और भागलपुर में आज भी वो रिलेवेंट इशू है, आज भी चूंकि भागलपुर का सारा सिल्क ट्रेड उसकी वजह से बर्बाद हो गया और इंसाफ अभी तक नहीं मिला। इस चुनाव में भी उसका असर होने वाला है। तो लेकिन भागलपुर चूंकि अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ मुद्दा रहा है तो यूपी में कैसे उसको एनकैश करे। दिक्कत यही है कि चुनाव के वक्त में बहुत छोटे मुद्दे जिनका सीधा संबंध समाज से नहीं होता है नेता उठाते हैं, और बड़े नेता भी उठाते हैं, ऐसा नहीं कि कोई छोटे नेता ही उठा रहे हैं। और इसकी वजह से मूल मुद्दे जो विकास से जुड़े मुद्दे हैं, लोगों के वर्तमान और भविष्य से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो साइड ट्रैक हो जाते हैं, और नई सरकार जो जिसकी भी आए वो उसके एजेंडे में ये मुद्दे रहते नहीं है, डेवलपमेंट रहता नहीं। हेमंत जी, प्रधानमंत्री बयान देते हैं कि भाई ऐसी बयान मैं भी दूं तो भी मत सुनिए। गृह मंत्री कहते हैं कि बिल्कुल गलत है, इसके खिलाफ कार्रवाई। वित्त मंत्री देश के कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी जवाबदेही भाजपा की बन जाती है और विपक्ष लगातार भाजपा पे हमले करता है कि आप इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। तो इस तरह की जब बात जनता के बीच पहुंचती है तो जनता के बीच क्या तस्वीर जारी होगी आज? देखिए, आप मंच से कुछ ही बोलते रहें, जनता तो उससे अपने निष्कर्ष निकालती है। और मुझे लगता है कि बिहार जैसे राज्य में जहां पर बड़ी संख्या में युवा वोटर हैं, पहली बार मतदान करने के लिए लोग जा रहे हैं, उनका निश्चित तौर पर जो सोच है वो वोट का आधार उनके विकास के मुद्दे ही बनेंगे। इस तरह के जो चुटकुलेबाजी है, एक दूसरे पर निंदनीय आरोप लगाने का मामला है, इन सब आरोपों पर आमतौर पर जो भीड़ है उसका रिएक्शन उस समय तो उत्साहपूर्वक होता है, लेकिन दीर्घकालीन असर नहीं रहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि बिहार के चुनाव में जो गंभीर मुद्दे हैं उन्हीं के आधार पर वहां के लोग वोट डालेंगे, और इससे विपरीत हुआ तो इससे जो बिहार का विकास रुका हुआ है वो विकास और रुका रहेगा। यदि उन्होंने निर्णय सही प्रकार किए, जो मुद्दे जो गंभीर विषय हैं, जो उनके विकास के मुद्दे हैं, शिक्षा का मुद्दा है, सड़क का मुद्दा है, अब कितनी सारी सड़कों के लिए पैसा केंद्र सरकार ने दिया, यदि इस तरह की बातों को वो नहीं स्वीकार करेंगे, नहीं उन मुद्दों पर करेंगे, तो फिर विकास उससे रुक सकता है। चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि जो कम से कम यंग वोटर है, बाकी वोटर को भी समझना चाहिए, पर कम से कम जो युवा वोटर है वो ये समझे कि उसके लिए कौन से मुद्दे हैं और विकास का मुद्दा उसके लिए क्यों जरूरी है, समझे तो बेहतर है। और देखना यही पड़ेगा कि जो तीसरा दौर होता है उसमें किस तरह से लोग रिएक्ट करते हैं। फिलहाल तो बिहार में जो है जो मुद्दे हैं नहीं जमीन पर, उनको जमीन पर खड़ा करके उनकी हवा बनाने की कोशिश हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी और जगदीश जी, आप दोनों का आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो हमने आज के मुद्दे की बात की, और एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे वोटर चौक पर। आ गया है नया 40 हॉर्स पावर खेती का बॉस महिंद्रा 415 DI, 158 NM का सर्वश्रेष्ठ टॉर्क और जबरदस्त पावर, इंजन जो दे शानदार माइलेज, खेती के लिए खास गियर स्पीड्स और 1500 किलो की लिफ्ट कैपेसिटी। खेती का बॉस
महिंद्रा 415 DI। खुशियों से जेबें भरने की अब अपनी बारी। नया बजाज CT 100, खुशियों का जैकपॉट। सरिता जी, इन दिनों आप अपने खान पान का ध्यान तो रखती हैं ना? अरे ये क्या, भोजन में साधारण नमक? आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करें। आपके शरीर में आयोडीन की कमी से आपका शिशु शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। आयोडीन नमक इन सारी परेशानियों से आपको बचा सकता है। ये नमक बाजार में आसानी से उपलब्ध है। बच्चों को हंसता खेलता बचपन दें, अपनी संतान का भविष्य संवारें। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। जनादेश में आपका एक बार फिर स्वागत है और अब बारी है वोटर चौक की। वोटर चौक में आज हम आपको ले चल देंगे पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के महरूफगंज अनाज मंडी में, जहां के मजदूरों के हालात और उनकी समस्याओं के बारे में जानने के लिए बात की उनसे हमारे संवाददाता राजेश राज ने। वोटर चौक में हम पहुंच चुके हैं पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के मारूफगंज अनाज मंडी में, जहां मजदूर दूसरों का बोझ तो उठाते हैं, लेकिन उनका अपना जीवन क्या खुद बोझ नहीं बन गया है? इसी के लिए हम करेंगे एक खास पड़ताल। जो काम आप करते हैं, इससे क्या परिवार का गुजारा चलता है? नहीं, परिवार का गुजारा नहीं चलता है। क्या और क्या कहना चाहेंगे आप? चाहिए कि हम लोग के रोजगार मिले, पाती मिले, खा पिए मिले, बढ़िया रहे। जो काम आप करते हैं, इससे कितनी मजदूरी मिल जाती है? माल मिलने पर 200-300 हो जाता है। उससे परिवार का काम चल जाता है, परिवार का गुजारा होता है? बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब काम कर पाते हैं आप? 200-300 खाना पीना चल जाता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई थोड़ा कमी होता है, उनका कमी होता है। क्या इस मेहनत का जो वाजिब मजदूरी है वो मिलता है आपको? एकदम नहीं मिलता है सर। यहाँ सब कोई 15 देता है तो कोई 10 देता है। यहाँ तो साला 8 रुपये बुरा ले जाओ, ज़्यादा मांगो तो बोलता है क्या कि पैसा इतना कहाँ से, जो दूसरा कोई लाएगा वही नहीं देंगे। अगर आपको दूसरा काम मिले, दूसरा रोजगार मिले तो आप कर सकते हैं? एकदम करेंगे। अगर उसमें घर चलता है, बचता है तो एकदम करेंगे। कितनी आमदनी होती है, कितना कमा लेते हैं? 100-200 होता है बस। उससे परिवार का गुजारा चल पाता है? नहीं। 100 रुपये कमाते हैं, खर्चा होता है 200 रुपया। और यहाँ कितना आदमी लोग गरीब पर नहीं ध्यान देता है। कहता है कि माल ढोगा तो पैसा देगा, ना माल ढोगा तो नहीं देगा पैसा। ठेला चलाते हैं आप, इसकी जो मजदूरी मिलती है, इससे परिवार नहीं चलता है? नहीं चलता है। नहीं चलता, कमाई है नहीं, महंगाई है ज़्यादा। जो काम आप करते हैं, दूसरों का आप बोझ उठाते हैं, उस काम से आपका परिवार का जो बोझ है वो चल पाता है? दिक्कत से चलता है। दिक्कत चलता है। और क्या आप घर है आपके पास अपना? नहीं, किराया में रहता है। टांगा गाड़ी पर आप मजदूरी करते हैं, सामान उठाते हैं, बोझ उठाते हैं, आपको क्या लगता है कि इससे आपका परिवार चलता है? दिक्कत तो कमाईनी के बात है। अब कमाईनी में समझ में होवे नहीं करता है घोड़ा गाड़ी में। इससे परिवार का काम चल पाता है? ठेला चलाते हैं, इससे से परिवार नहीं चलता है, या इसी बार ठेला से पेट नहीं भरता है। इससे अच्छा और काम मिले तो और अच्छा करना चाहिए। इससे क्या होगा, ठेला ठुकुर से और देह बर्बाद होगा। इससे सरकार की ओर से इंदिरा आवास या लाल कार्ड और अन्य तरह की सुविधाएं जो है वो मेरा उम्र 30 बरस हो रहा है, अभी तक मेरा कार्ड नहीं बना है, पहचान पत्र नहीं बना है, तो हम काहे किसी को वोट दें? कोई किसी को वोट नहीं देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। कोई मताधिकार, कोई काबिल नहीं है कोई सरकार। ना मेरा गली में इतना नाला में हेल के जाते हैं अपना रोड में, ना रोड बनाया, ना खरंजा भी कर देता था। जानते हैं, देखते हैं देहात में कहीं कहीं बनाया है, उसके बाद नाम हो जाता है कि सरकार ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है। टाउने में नहीं काम हो रहा है। क्या आप कहेंगे? आप ठेला चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, क्या इससे पेट भरता है? नहीं जो होता पेट कहाँ से लैकन पैकन के खिलाते हैं हर बार। जो कमाते हो उससे परिवार नहीं चलता? कहाँ से चलेगा? 10 गो परिवार कहाँ से अकेले चलेगा? गोड़ में चप्पल पहने पे लगे नहीं है, अखनी तक काची करेंगे? सबके तो महंगाई आ गया। अगर जो खाते थे जे अखनी कहाँ जुम रहा है पेट पर रोटी? किराए के कहाँ से भरे? किराए का मकान में रहते हैं, क्या करेंगे? बैल लिए खटता है तैयो नहीं पेट भरता है। व्यापारी जाते माल ही नहीं लेता है, तो कहाँ से हम लोग कमाएंगे? कैसे होगा? कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से वोटर चौक में बस इतना ही। कैमरामैन अभयकांत शर्मा के साथ राजेश राज, पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से।
फिर था वोटर चौक और चुनाव से जुड़ी कुछ अन्य खबरों पर नजर डाल लेते हैं चुनावी एक्सप्रेस में। मनेर की चुनावी रैली में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने युवाओं पर जताया भरोसा, कहा युवा लाएंगे राज्य में बदलाव। फिर दोहराया पार्टी आरक्षण के पक्ष में, खत्म नहीं होगा आरक्षण। जनता के बाद अब देवी मां के दरबार में हाजिर हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अगले चरणों में होने वाले मतदान में जनता का समर्थन मिले, इसकी मांगी दुआ। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने आज फिर आरक्षण का राग अलापा, कहा आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा कर रही है ढोंग। जन अधिकार पार्टी नेता पप्पू यादव का बयान, तीसरे मोर्चे के बगैर नहीं बनेगी कोई सरकार, कहा दोनों गठबंधनों में से किसी को भी नहीं मिलेगा स्पष्ट बहुमत। चकिया की चुनावी सभा में भाजपा सांसद हेमा मालिनी बोली, बिहार में गलत लोगों के हाथ में है सत्ता, बिहार बदलना है तो एनडीए को लाना होगा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने दाल के मुद्दे पर नीतीश को घेरा, कहा जमाखोरी रोकने के लिए बिहार सरकार ने नहीं उठाया कोई ठोस कदम। नालंदा की चुनावी सभा में बिहार के मुख्यमंत्री का पलटवार, कहा अगर वो हैं जिम्मेदार तो भाजपा शासित राज्यों में क्यों महंगी है दाल। राजद नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का जीतनराम मांझी परिवार, कहा महादलितों पर नहीं दिख रहा है पूर्व मुख्यमंत्री का कोई असर, महागठबंधन की जीत का जताया भरोसा। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान, दाल के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कहा जल्द कम होगी दाल की बढ़ी कीमत। भाजपा नेता सुशील मोदी का नीतीश परिवार, कहा नीतीश के अहंकार ने किया विकास का बंटाधार। ये थी चुनावी एक्सप्रेस और इसी के साथ जनादेश में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी वक्त। फिलहाल नमस्कार।